कह रहा ईयर्स ऑफ थिंकिंग, सालों सोचने के बाद, ऑन द फ्रेमवर्क, ये मैंने काटा हुआ, ईयर्स ऑफ थिंकिंग ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। सालों साल सोचने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सोचने के बाद, हैड अनदर बेनिफिट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ना, उसकी रूपरेखा कैसी होगी। फ्रेमवर्क का मतलब रूपरेखा है ना। सालों साल अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा के ऊपर सोचने का एक और बेनिफिट है, आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस। सालों साल कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा के ऊपर सोचने का एक और फायदा हुआ हमें, एक फायदा मिला हमें। क्या फायदा था? आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस, हमारे लीडर्स में क्या है? कॉन्फिडेंस है। टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रियों से भी सीखने का हमें मौका मिला, बट ऑन आवर ओन टर्म्स, पर अपनी शर्तों पे। जो भी सीखा हमने अपनी शर्तों पे सीखा। ऐसा तो है नहीं कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बढ़िया है, उसमें से उठा लो सारी चीज, ऐसा नहीं ना। जो हमारे लिए बढ़िया है, ऑन आवर टर्म्स, ऑन आवर टर्म्स, जो हमारे लिए बढ़िया हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़िया है ना, सारी चीजें तो बढ़िया हो नहीं सकती, तो वो जो हमारे लिए बढ़िया हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। इतना साल सोचने का एक और फायदा हुआ कि हमें कॉन्फिडेंस मिल गया। अब कॉन्फिडेंस आ गया तो हम बड़ा कुछ काम कर सकते हैं कॉन्फिडेंस में। और इस कॉन्फिडेंस से हमें क्या फायदा हुआ? इस कॉन्फिडेंस से हमें क्या फायदा हुआ? हमारे लीडर्स को एक बेनिफिट मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया उनको। किस चीज का कॉन्फिडेंस आया? टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उसको अब देखो उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं। अवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन अवर ओन टर्म्स, पर अपनी शर्तों में। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारे बहुत सारे लीडर्स पहले से इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से। प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन से। द बिल्स ऑफ राइट्स इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट में। अब बिल ऑफ राइट्स क्या है? जैसे हमें राइट्स मिल रखे हैं ना, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये सेम चीज कहां पे दे रखी है? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में दे रखी है। अमेरिका में भी फंडामेंटल राइट्स हैं। और किससे हमें, और किस है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत तगड़ी चीज है भाई, बहुत कुछ दिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे कंसेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आए हैं, है ना। इतने टाइम में जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोच रहे थे, सोचो 1928 से शुरू किया हुआ और 1947 तक हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम था, है ना, दूसरे देशों से सीखने का भी। ऐसा नहीं है कि नॉलेज सिर्फ आपके पास ही है, नॉलेज बहुत लोगों के पास है। इस टाइम में हमने सीखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, और हमने कहां कहां से उठाई चीजें? फ्रेंच रेवोल्यूशन से चीजें उठाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन की है वहां से कुछ चीजें उठाई, जो यूएस में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हमने वो उठाया। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, जो सोशलिस्ट अभी पढ़ोगे मेरे ख्याल से, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई रशिया में, वहां से भी हमने सीखा था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी रशिया में, उसने भी इंडियंस को इंस्पायर किया टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम, कि अपन भी ऐसा ही सिस्टम शेप करेंगे, बनाएंगे, बेस्ड ऑन, जो किस पे बेस्ड हो? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड हो। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से भी हमने काफी कुछ सीखा है। येट, फिर भी, दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग, इमिटेट मतलब इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। येट, फिर भी, येट मीनिंग फिर भी दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन, फिर भी वो कॉपी नहीं कर रहे थे, सिर्फ कॉपी नहीं करते जा रहे थे जो बाकियों ने किया है ना, ऐसा नहीं हो रहा। एट ईच स्टेप, हर कदम पे, दे वर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन कर रहे थे वेदर, कि क्या दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, कि क्या ये चीजें, ये सब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ये बिल ऑफ राइट्स, क्या ये हमारी कंट्री को भी सूट करेंगे या नहीं। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी फैक्टर्स ने, है ना, ये जो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर था, ये जो हमारे लीडर्स की समझ थी, है ना, ये सभी फैक्टरों ने हमारी मदद करी इस चीज में, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, समझने को थोड़ा पता होना चाहिए था, ठीक है ना, मैंने वो एडवांस में ही आपको समझा दिया। ओके, आगे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये वो असेंबली है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है। आगे कह रहा द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली, जो ड्राफ्टिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या था जी? वाज डन बाय एन असेंबली, उसको एक असेंबली ने किया था ड्राफ्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। किस तरह की असेंबली थी? असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो ड्राफ्टिंग का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का, वाज डन बाय, किसके द्वारा किया गया था? असेंबली के द्वारा किया गया था, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स की एक असेंबली द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। और इसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है
वो ड्राफ्ट किया गया है, वो एक असेंबली द्वारा, असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा तैयार किया गया है। और उस असेंबली को क्या नाम देते थे, उस असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या नाम दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कब हुए, जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी पहली मीटिंग कब हुई, दिसंबर 1946 में। इसमें देखो टोटल मेंबर्स कितने थे, 389। पाकिस्तान चले गए 90, बचे कितने, 299। समझ। इसकी पहली मीटिंग कब हुई, दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946, अंत आ गया, 1947 आने वाला, याद करो। सून आफ्टर, जल्द ही, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जल्द ही इंडिया का बंटवारा हो गया। दिसंबर 1946 खत्म हो गया, 1947 आ गया, और जल्दी ही क्या हो गया, इंडिया का बंटवारा हो गया अगस्त में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। है ना, 90 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान चली गई, 299 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में रहेगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने लिखा, रोट मतलब लिखना, राइट से आया रोट, जिन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हैड 299 मेंबर्स। उसमें कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। वेरी इंपॉर्टेंट, गोला मारो इसको। हमने बना लिया, तैयार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन कब, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया। बट पर इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। पर ये अमल में, असर में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ये बोरा पॉइंट गोला मार लेना। बना लिया हमने 26 नवंबर 1949 तक हम रेडी थे, पर हमने उसको लागू कब किया, उसको उसको देश में स्थापित कब किया, चलाया कब हमने उसको, उसको हमने चलाया किस डे को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, टू मार्क दिस डे, इस देश को, इस दिन को यादगार बनाने के लिए, वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। टू मार्क दिस डे मतलब इस दिन को यादगार बनाने के लिए, वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे हर साल। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को गोला मार लेना, इस पॉइंट 1950 तक वाले को गोला मार लेना। ठीक है, आगे कह रहा, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय असेंबली मोर देन 6 डेकेड अगो। डेकेड होता है ना 10 साल, 60 साल पहले बने इस कॉन्स्टिट्यूशन को। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डेकेड अगो। 60 साल पहले बने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें क्यों अपनाना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, समझा रखा मैंने आपको। कह रहा, मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पहला कारण दे रहा हूं, पहला कारण दे रहा है मैं क्यों अपनाना चाहिए, उसका पहला कारण दे रहा है। कह रहा, मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट, दोबारा से लिखना पड़ा, देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश, फिर से, बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी कंट्रियां हैं इस दुनिया में, वर्ल्ड में, जिनको जिनको क्या करना पड़ा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश, फिर से लिखना पड़ा, दोबारा से लिखना पड़ा, स्टार्टिंग से लिखना पड़ा। क्यों, बिकॉज द बेसिक रूल्स, जो बेसिक रूल्स थे, वर नॉट एक्सेप्टेबल, वो बेसिक रूल्स एक्सेप्टेबल नहीं थे इसको, टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स, उस देश में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनको कुछ बेसिक रूल्स नहीं पसंद थे, ना ही वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को वो रूल पसंद है, इसलिए उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ गया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, कुछ दूसरी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है एज अ मियर पीस ऑफ पेपर, कागजी है बस, कॉन्स्टिट्यूशन है पर फॉलो कोई नहीं कर रहा। कितनी गंदी बात है, अच्छी। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। कॉन्स्टिट्यूशन है बट कागज का एक पेस्ट कागज की तरह है, जैसे आप बुक तो खरीद लाए पर आपने उसे पढ़ा ही नहीं, तो वो आपके लिए बुक थोड़ी ना, वो तो वेस्ट है, वो तो रद्दी है ना, क्या है वो रद्दी है ना। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, उसे कोई फॉलो करता ही नहीं। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, हाफ अ सेंचुरी, सेंचुरी होती है ना 100 साल, डेकेड होते हैं 10 साल, डेकेड होता है 10 साल, सेंचुरी होती है 100 साल, और हाफ सेंचुरी क्या होगी, 50 ईयर्स। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, पिछले 50 सालों से, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड, बहुत सारे ग्रुप्स ने क्वेश्चन किया है, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सवाल पैदा हुए, बहुत सारे ग्रुप्स ने सवाल पैदा किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बट फिर भी, पर नो लार्ज सोशल ग्रुप,
किसी भी बड़े सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी बड़े सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल थोड़े से खड़े हुए हैं, पर फिर भी किसी बड़े सोशल ग्रुप ने या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, किसी ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी में क्वेश्चन नहीं किया। लेजिटिमेसी मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम कानून दिए गए हैं उसमें कोई खराबी है या कोई गलती है, ऐसा सवाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी बड़े सोशल ग्रुप ने आज तक ऐसा सवाल नहीं किया है। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बड़े सारे सवाल ओवर लास्ट हाफ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स, बड़े सारे ग्रुप्स ने हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्वेश्चन किया है किसके ऊपर, जो प्रोविजंस, जो सहूलतें, जो राइट्स, नियम कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कुछ ग्रुप्स ने उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मैं खुद कहता हूँ कि जैसे वो क्वेश्चन ही था, मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की देना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की देना, ये भी तो एक सवाल ही है, चिंता का विषय है एक, है ना। पर बट नो लार्ज सोशल ग्रुप, किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने, बड़े तबके ने या पॉलिटिकल पार्टी ने, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, किसी भी बड़े सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी सवाल किया ही नहीं, यानी कि चिंता करी ही नहीं, टेंशन ली ही नहीं, किस बारे में, कभी शक किया ही नहीं, कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, कभी शक किया ही नहीं, किसके बारे में, लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने कभी सवाल किया ही नहीं। उनके मन में कभी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट है या नहीं, ऐसा सवाल कभी उनके दिमाग में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम लेजिटिमेट है। अब मैं कारण दे देता हूं कि लेजिटिमेट क्यों है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिच और पुअर में फर्क नहीं करता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी वगैरह में फर्क नहीं करता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह में भी फर्क नहीं करता, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट है, तो उसके ऊपर कोई सवाल करना बनता ही नहीं। बड़े बड़े देशों में तो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया था, कि इतने बड़े सवाल पैदा हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत पड़ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखने की जरूरत पड़ गई थी, पर हमारे देश में ऐसा हुआ ही नहीं, है ना। तो दिस इज क्या कह रहा है वो, दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे आज तक सवाल खड़े नहीं हुए। ये एक बड़ी अनयूजुअल अचीवमेंट है, ये बड़ी खास अचीवमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है जी, आगे द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो दूसरा कारण है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का, वो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उठ के आ गया तो उसके ऊपर आप लगा दोगे कि कांग्रेस का बंदा, ना बेटा, ये इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत सारे लोगों की इस पे निगाहें हैं, ये हमारे लिए अच्छा कानून बनाएगा, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कांग्रेस ने नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स ने। द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। देयर वर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. अभी सुना, स्टोरी सुना, भी चलेगी आगे स्टोरी। कह रहा है उस टाइम तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो इसका मतलब औरतें तो साइड होगी, गरीब लोग साइड हो गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी जानी थी, है ना, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो इतनी बात तो क्लियर है, भारत देश के सभी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुन नहीं पा रहे, है ना। और क्या कह रहा है, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि 389 में से 208 मेंबर तो कांग्रेस के थे, है ना। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो असेंबली थी उसमें किसकी धाक थी, कांग्रेस की धाक थी, समझ लो। और कांग्रेस कौन सी पार्टी है, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बट पर द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। पर कांग्रेस के अंदर खुद ही क्या था, वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे और ओपिनियन के लोग प्रेजेंट थे। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स, पर असेंबली में क्या था, है ना, पहली चीज उसने क्या बोली, उसने कहा कि हालांकि वुमेन को, है ना, उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो वुमेन को, पुअर को वोट देने का हक था नहीं, है ना। और ऊपर से दूसरे कारण क्या बता रहा है, कांग्रेस की डोमिनेशन है, कांग्रेस की धाक है वहां पे,
है ना। इन सब के बावजूद क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज बोल रहा है वो, इन सब के बावजूद भी वो क्या चीज बोल रहा है। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। पर इस सब के बावजूद कांग्रेस में क्या है, वैरायटी ऑफ ग्रुप्स है, वैरायटी ऑफ ग्रुप्स एंड ओपिनियंस है। और क्या है जी, द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स, असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। पहली चीज तो ये होगी कांग्रेस में खुद बहुत बड़ी वैरायटी है। दूसरा दूसरा कांग्रेस में क्या है, सॉरी दूसरा असेंबली में क्या है, असेंबली में ऐसे मेंबर्स हैं जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते। इन सोशल टर्म्स टू, सामाजिक मायनों में भी, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम सामाजिक तौर पे देखें, इन सोशल टर्म्स टू, अगर सामाजिक तौर पे देखें, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम, जो असेंबली को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स थे वो कहां कहां से बिलोंग करते थे, रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां थे, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, अलग अलग कास्ट के जातियों के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे, क्लास मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना, अमीर क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के लोग थे, एंड ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन होता है काम धंधा, है ना, अलग अलग काम धंधे वाले लोग थे, कोई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई फार्मर था, कोई बैंकर था, है ना, वैरायटी है ये, क्या नहीं, इतनी सारी वैरायटी कांग्रेस ने नहीं बनाया भाई, कांग्रेस ने नहीं बनाया, इतनी सारी वैरायटी के लोगों ने मिलकर बनाया है। अब अब सुनो, अब अगर ठीक है मान लिया औरतों को अधिकार नहीं था, पुअर को अधिकार नहीं था, है ना, कांग्रेस की डोमिनेंसी थी, पर आप वैरायटी तो देखो कितनी बड़ी वैरायटी है। अगर इनको वोटिंग का राइट भी दे देते, अगर इनको मान लो मत दे दो मान लो दे दिया, फिर भी तो यही वैरायटी आनी थी, फिर भी तो यही वैरायटी आती। अगर वोटिंग हो भी जाती तब भी तो कौन आता, कोई बैंकर आता, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता, कोई फार्मर आता, है ना, कोई हिंदू समाज से आता, कोई मुस्लिम समाज से आता, कोई सिख समाज से आता, कोई क्रिश्चियन समाज से आता, कोई तमिल बोलने वाला आता, है ना, कोई तमिल बोलने वाला आता, कोई हिंदी बोलने वाला आता, कोई उर्दू तेलुगु बोलने वगैरह आता, बंगाली बोलने वाला आता। यही तो होता अगर इलेक्शन, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे भी देते, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे भी देते तब भी तो यही होने वाला था, क्या नहीं, यही वैरायटी आने वाली थी। तब तो ना तब तब तो तब भी यही बोलते कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नहीं, तब तो ये नहीं बोलते। सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा वैरायटी है ये, छोटी मोटी वैरायटी भी नहीं है, बहुत बड़ी वैरायटी बता दी उसने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मान लो कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट होके आती, तो क्या होता, इट्स कंपोजिशन, उसकी जो कंपोजिशन है, बनावट है, वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, वो ज्यादा अलग नहीं होती इस चीज से, वो भी सेम टू सेम ऐसी ही होती कंपोजिशन। बात समझ में, इज इट क्लियर। मैं दोबारा बताता हूँ। उसने बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, हर एक को वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है, पर फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भारत देश के सभी नागरिक को रिप्रेजेंट कर रही थी, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, आप गलत बोल रहे हो, है ना। और ऊपर से कांग्रेस की धाक थी, तो सारा कांग्रेस ने बनाया होगा, दो बातें। मैं कह रहा हूं नहीं, ये गलत बात है, सुनो ध्यान से, कि जो असेंबली थी डोमिनेट कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पार्टी जिसने भारत को आजादी दिलाई, पर जो कांग्रेस थी इटसेल्फ खुद से ही क्या थी, इंक्लूड करती थी क्या, वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, उसमें खुद ही बहुत सारी पार्टीज के लोग, ओपिनियन के लोग, मतों के लोग पहले से इंक्लूडेड है। यानी कि कांग्रेस एक चीज नहीं है, कांग्रेस के अंदर खुद बड़ी सारे ओपिनियन है, लोग हैं, ग्रुप्स हैं। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स, असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे हु डिड नॉट एग्री विद कांग्रेस, ऐसे भी मेंबर्स थे जो कांग्रेस से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू, अगर सामाजिक तरीके से, समाज के तौर पे देखें, सामाजिक तरीके से देखें, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम, जो असेंबली थी वो रिप्रेजेंट करती थी मेंबर्स, अलग अलग तरह के मेंबर्स, जो किससे बिलोंग करते थे, फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, तमिल, हिंदी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, है ना, अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे, अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, और अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग थे, पहले ही बहुत सारी वैरायटी है। तो अगर इवन इफ, अगर, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे देते, सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे देते, अगर दे देते और फिर इलेक्ट होके आती, इट्स कंपोजिशन, उसकी जो कंपोजिशन थी, वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, उसकी कंपोजिशन इससे ज्यादा अलग तो नहीं होने वाली थी, ऐसी ही दिखती वो भी, उसमें भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता, उसमें कोई तमिल बोलने वाला होता, उसमें भी कोई हिंदू समाज से होता, कोई मुस्लिम समाज होता, बिल्कुल सेम टू सेम ही होना था तब भी। तो फिर अब मैं ये बोलूं कि कांग्रेस की ढाक थी, क्या ये बोलना उचित है, या बोलना सही है कि कांग्रेस की ढाक थी ना, मेरे अकॉर्डिंग तो ना, क्योंकि उसमें वेराइटी थी, क्या थी, वेराइटी। आई होप आपको समझ में आया हो, अब आपको क्लियर हो गया होगा बड़ा कुछ।
चले आगे, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चौथा कारण वो क्या दे रहा है, अगला कारण चौथा है, तीसरा कारण वो क्या दे रहा है, कह रहा है फाइनली, फाइनली द मैनर इन विच, वो तरीका जिसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, वो तरीका जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया है, अंत में वो क्या बोल रहा है, कह रहा है जिस मैनर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, वो तरीका क्या करता है, जिस गिव्स सैंक्टिटी, वो पवित्रता प्रदान करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, बड़ी पवित्रता प्रदान करता है। कैसे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने काम किया कैसे, जिस सिस्टमैटिक ढंग से, ओपन वे में, है ना, कुछ छुपाया नहीं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो सीक्रेट हो, एंड कंसेंशुअल मैनर, कंसेंशुअल, कंसेंसस याद करो, कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सभी लोगों को बिठा के एग्रीमेंट करना, समझौता करना, है ना, भी सहमति बनाना, सॉरी एग्रीमेंट नहीं, सहमति। कैसे काम किया उसने, सिस्टमैटिक ढंग से काम किया, ओपन वे में काम किया, और कंसेंशुअल मैनर में काम किया। जब तक सबकी सहमति नहीं बनी, जब तक सबकी सहमति नहीं बनी, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस चीज को नहीं अपनाया। बहुत बड़ी चीज है ये, सबको बिठा के सबको सहमत कराना, फिर ही कोई चीज अपनाना, नहीं हो रही सहमति तो बाहर चलो, एंड करो उसको, बहुत बड़ी बात है। इसी का इसी के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पवित्रता मिलती है। अब फर्स्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, कुछ प्रिंसिपल्स पहले से ही डिसाइड कर लिए गए थे और उनके ऊपर समझौता हो चुका था। फिर देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय, चेयर मतलब चेयरमैन कौन थे उसके, चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद करो मैंने बताया बी आर अम्बेडकर, प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, किसके लिए, डिस्कशन के लिए। वो रोज एक टॉपिक लेके आते थे, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उतार लिए जाते थे, फिर सहमति बन जाती थी, तो उसका लॉ बना के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते थे। समझ, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने बड़े ढंग से काम किए। पहले तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक नियम वर डिसाइडेड, डिसाइड किए गए कि हम ऐसे बहस नहीं करेंगे, हम रोएंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, किसी का गला नहीं पकड़ेंगे, मारेंगे काटेंगे नहीं किसी को, तो पहले कुछ प्रिंसिपल डिसाइड कर लेंगे एंड एग्रीड अपॉन, उनके ऊपर सहमति बनी। फिर क्या हुआ, देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी, एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई, जिसको कौन चेयर कर रहा था, जिसका चेयरमैन कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने क्या किया जी, प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया डिस्कशन के लिए, है ना। क्या होता था, एक टॉपिक उठा के ले आते थे, उसके ऊपर डिस्कशन होती थी, उसमें से पॉइंट्स उठाते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर सहमति बन जाती थी, उसको उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो, थ्रू नहीं है ये, थोरो थोरो, सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो, थोरो मतलब अच्छे से, ध्यान से बिल्कुल, सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े सारे थोरो राउंड्स, थोरो डिस्कशन के राउंड चले इसके ऊपर, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो एक टॉपिक दे दिया, उसके नीचे 4-5 लॉज दिए, हर लॉ को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया, ठीक है। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, बहुत सारे राउंड्स की डिस्कशन हुई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पॉइंट बाय पॉइंट। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, 2000 से ज्यादा बदलाव, अमेंडमेंट मतलब बदलाव करना, चेंज करना कुछ, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया गया, सोचा गया, विचारा गया, है ना, बहुत सारे चेंजेस। ये लॉ अच्छा नहीं, हटा दो इसको, इसकी जगह ये लॉ डाल दो, ये हाँ ये ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें ये वर्ड डाल दो, ऐसे डाल दो, समझ रहे हो ना। बहुत क्लियर थोरो डिस्कशन हुई है, पॉइंट बाय पॉइंट, हर चीज के पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर, है ना, डेलिब्रेट किया उन्होंने, डेलिब्रेट का मतलब बड़े ध्यान से सोचा, केयरफुली थिंकिंग, बड़े ध्यान से सोचा उन्होंने, फॉर 114 डेज, 114 दिनों के लिए मिले वो, उन्होंने बड़े ध्यान से डिस्कशन किया, है ना। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, 3 सालों में वो 114 बार मिले, 3 सालों में 114 बार मिले, और उन्होंने सुबह 9 AM से रात के 6 बजे तक, बीच में 1 घंटे की लंच ब्रेक लेके थोरो डिस्कशन करी, फिर जाके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, रफ कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने फेयर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आगे कह रहा है एवरी, अब मानोगे, अब मानोगे ना कि हाँ भी ऐसे नहीं है कि कॉपी मार लिया, ऐसा नहीं है कि कॉपी मार लिया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी लिखवा दी बातें ना, हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा जी डिस्कशन हुई है, सबके सामने हुई है, तो मैंने, और वो डिस्कशन रिकॉर्डेड भी है, यही बात बोल रहा हूँ। ये देखो, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, हर डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया, सामने रखा गया,
एंड एवरी वर्ड स्पोकन, हर एक शब्द जो बोला गया इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो हर एक शब्द जो बोला गया, जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया, हैज बीन रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करके रखा गया एंड प्रिजर्व, उसको संभाल के रखा गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को किस नाम से संभाल के रखा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से संभाल के रखा गया। व्हेन प्रिंटेड, और जब इनको प्रिंट किया गया, दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि भारी भरकम वॉल्यूम्स, 12 मोटी मोटी किताबें छपी। जब ये डिबेट्स को छापा गया, लोगों के सामने छाप के प्रेजेंट किया गया, तो 12 किताबें बन गई इस पे, जब इन डिबेट के ऊपर मोटी मोटी। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड, रैशनल होता है कारण, दीज डिबेट्स प्रोवाइड द कारण बिहाइंड, पीछे का कारण, है ना। दीज डिबेट्स प्रोवाइड, ये जो सारी डिबेट्स हुई, दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दे रखी है, जो भी बात कही गई है, जो भी सहूलियत, जो भी अधिकार हक दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पीछे क्या कारण है, वो सब इन डिबेट्स में दिया हुआ है। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही डिबेट्स हम यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग जब इंटरप्रेट करने बैठते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में, अब इंटरप्रेट का मीनिंग समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, टाइम में बहुत कम है। तो अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या है ये समझाऊंगा। देखो, अब तो क्लियर कट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को इंटरप्रेट करना है, आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट यानी कि मीनिंग बताना है आर्टिकल्स का, जो उसमें स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, जो लॉज हैं उनका मीनिंग बताना है। उसके लिए स्पेशल जो इंस्टीट्यूशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके। इससे पहले क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था तब भी हमें आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत थी। तो तब ज़्यादातर हम किस चीज़ को इस्तेमाल में लेके आते थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हुई हैं उसमें जो भी रिटन रिकॉर्ड हैं, वो जो 12 वॉल्यूम्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते थे। ओके। और ये तो इनिशियल ईयर्स की बात है ना। अब जब इनिशियल, जब लॉन्च हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो इफेक्ट में आया, राइट, तब हम उन डिबेट्स का सहारा लिया करते थे ये इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि ये जानने के लिए, मीनिंग पता लगाने के लिए कि कौन सा आर्टिकल किस वे में यूज़ हो रहा है, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी उनका रेलेवेंस क्या है, राइट, हाउ आर दे बीइंग अप्लाइड, हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज, राइट, वेयर दे आर गोइंग टू बी यूज, व्हाट आर गोइंग टू बी द सर्टेन टर्म एंड कंडीशन जहाँ पे वो इंप्लीमेंट होंगे, जहाँ पे वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ओके। नाउ, अब तो ये सारा काम इंटरप्रिटेशन का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। ओके। और क्योंकि हम सब इंडियंस अब वेल वर्स्ड हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमें ये इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत, जो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स से कर रहे थे, उनका जो यूज़ कर रहे थे, अब हमें उन डिबेट्स की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि रेयर ऑफ द रेयर केसेस में हमें निकालनी पड़ती हैं वो प्रोसीडिंग्स, देखने के लिए कि कौन सा आर्टिकल कब किस वे में कैसे इंप्लीमेंट किया गया था, उसके ऊपर क्या डिबेट हुई थी। ओके। तो दिस इज द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीनिंग जानने के लिए, वेल वर्स्ड होने के लिए कि किस वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूज़ किया गया है, किस वे में यूज़ किया गया, दैट इज द सोल मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल। Let us suppose there is an article in our Indian constitution that says we have the freedom of speech and expression. अब मैं उस आर्टिकल का यूज़ करके मैं ये बोलूँ कि लेट मी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द मोदी गवर्नमेंट, राइट, एंड आई यूज certain foul words to criticize Modi and his government. And by chance, Narendra Modi sees my videos, sees how much foul language I'm using, and how much beyond the level of criticizing him, I have gone beyond that level, and I'm using certain terms that are not good for the society or for any person. सो ही गोज टू कोर्ट, और वो कोर्ट में मेरे खिलाफ एक केस फाइल करते हैं कि दिस पर्सन इज यूजिंग फाउल वर्ड्स अगेंस्ट मी। तो कोर्ट कॉल्स मी, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स मी, लेट अस से, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हाँ भाई, क्यों यूज़ किए वर्ड्स। मैं कभी, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं जिस मर्जी तरीके से अपना गुस्सा निकालूँ गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, है ना, मैं कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो मुझे दो चांटे लगाएंगे वो कहेंगे भाई ठीक है, तुझे राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अच्छी बात है, तुझे अपने राइट्स के बारे में पता है, बट तुझे एक चीज़ और पता है कि जो ये जो राइट है उसके नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम बताते हैं तुझे। तो उसका मीनिंग ये है कि ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट दैट डज नॉट गिव यू द अथॉरिटी और इम्यूनिटी कि आप किसी के अगेंस्ट फाउल वर्ड्स यूज करो, आप सोसाइटी में बेहूदी भाषा का इस्तेमाल करो। दैट इज नॉट द केस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके। तो ये जो इंटरप्रिटेशन की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि ठीक है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू और स्टिक टू the foul words. Okay, this is what I call interpretation. This is what Supreme Court does during its hearings, and
सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द डिफरेंट आर्टिकल्स और द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ अभी मैं समझता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10th क्लास में जब आप जाओगे, तो वहाँ कोई मुझे लगता है ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं है कि इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, क्या यूज़ है इस चीज़ का, क्या होती है इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करती है, क्या मतलब होता है। मैं समझता हूँ कि अभी आपको समझना है, अभी आपके लिए समझना ज़रूरी था, ताकि 10th क्लास में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।